नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे संभव। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हमने निश्चयवाद या निश्चयवादी विचारधारा को पढ़ा था। संभववाद है ये निश्चयवाद के विरुद्ध विकसित हुई विचारधारा है जिसमें मानव के क्रियाकलापों को महत्व दिया गया था और प्रकृति का जो प्रभाव है उसको नगण्य माना गया। देखिए, संभववाद का जो जन्म और विकास हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। संभववाद के जो जन्मदाता हैं वो हैं विडाल डी लावांस, लेकिन संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लाफेब्रे के। तो लाफेब्रे ने संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इस विचारधारा के अनुसार ये विचारधारा क्या कहती है कि पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, पर्यावरण क्या प्रस्तुत करता है? संभावनाएं। और मानव पर्यावरण के द्वारा जो संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपने छांट के द्वारा इन संभावनाओं का उपयोग करता है। छांट का मतलब छांट किससे करता है? अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, कौशल के आधार पर। तो इस विचारधारा का जो उद्देश्य है वो ये है, इस विचारधारा का जो मूल है वो ये है कि पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और उन संभावनाओं का जो उपयोग है वो मानव अपने छांट यानी कि ज्ञान या तकनीकी कौशल के आधार पर करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संभववाद के जो प्रमुख समर्थक हैं, जैसे लाफेब्रे है, ईसा बोमेन है, जीन ब्रुन्स है, डिमांजिया है। इन्होंने संभववाद का किस किस प्रकार से समर्थन किया था। तो देखिए, संभववाद इसका जन्म एवं विकास हुआ फ्रांस में। ठीक है, इसके जो जन्मदाता हैं या प्रणेता भी इनको कह सकते हैं, वो हैं विडाल डी लावांस, लेकिन संभववाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये किया था लाफेब्रे। तो लाफेब्रे नामक विद्वान। ठीक है, संभववाद है ये निश्चयवाद के विरोध में विकसित होने वाली विचारधारा है, विपरीत, और इसमें मानव को पर्यावरण के सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया है। संभववाद निश्चयवाद के विपरीत उत्पन्न होने वाली विचारधारा है। इसमें प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलाप को सर्वोच्चता प्रदान की है। देखिए, निश्चयवाद के अंतर्गत, निश्चयवाद में जहां प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया था,
कि प्रकृति है वो सर्वशक्तिमान है और मानव का प्रत्येक प्रकार का क्रियाकलाप प्रकृति के अधीन संचालित होता है, यानी मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। तो संभववाद है ये निश्चयवाद के विपरीत जन्म होने लेने वाली विचारधारा है, जिसमें प्रकृति के ऊपर नहीं, कि प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रकृति पर अपना आधिपत्य, अपना प्रभाव है वो छोड़ता है, वो दिखलाता है। तो वो जो विचारधारा हुई वो आपकी संभववादी विचारधारा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर सब कुछ संभव कर सकता है। मानव ने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर घास स्थलों का निर्माण किया है, बड़े बड़े नगर बनाए हैं, तो ये किसके कारण संभव हुआ? अपने तकनीकी ज्ञान पर। तो ये थी संभववादी विचारधारा। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार ये विचारधारा का मूल है वो क्या है? ये विचारधारा क्या कहती है कि पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मनुष्य और मानव अपनी छांट के द्वारा चॉइस के द्वारा इनका उपयोग करता है। कि पर्यावरण के द्वारा जो संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं उन संभावनाओं का उपयोग करता है मानव अपनी छांट की शक्ति या तकनीकी ज्ञान के आधार पर। तो ये इस विचारधारा का मूल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संभववाद के जो प्रमुख समर्थक हैं, उन्होंने संभववाद के पक्ष में क्या क्या विचार दिए, क्या क्या अपना मत रखा। तो यह है संभववाद के समर्थक। ठीक है, जिसमें पहला है ला फेब्रे, कि फेब्रे ने संभववाद के पक्ष में अपना क्या मत दिया। फेब्रे ने कहा कहीं अनिवार्यता नहीं है, कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं। ठीक है, और मानव उसके स्वामी के रूप में उनका निर्णायक है। सब जगह संभावनाएं हैं और मानव उसके स्वामी के रूप में उपयोग का निर्णायक है। ये कहा था
Abraham, there are no possibilities, but everywhere is possibilities, and man is the judge of their use. कि सब जगह कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं और मानव उनके स्वामी के रूप में उनके उपयोग का निर्णय है। दूसरी आपकी कोटेशन थी संभववाद के समर्थन में ब्लांस महोदय विडाल डिला ब्लांस। ब्लांस ने आपके संभववाद के पक्ष में या समर्थन में क्या कहा था कि प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। प्रकृति क्या देती है हमको? परामर्श देती है कि बाकी मानव अपने ज्ञान के आधार पर उन परामर्श को लेकर के उनका उपयोग करता है। तो ब्लांस कहता है कि प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मानव प्रकृति के परामर्श को माने ही। तो प्रकृति को मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में मानव ने बताया है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये कहा था विडाल डिला ब्लांस ने कि प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक जो परिवर्तन है, आवश्यक अनुकूलन करके उनमें परिवर्तन करने की क्षमता है वो रखता है। तो ये ब्लांस ने संभववाद के समर्थन में अपना मत है वो दिया। अगला हम देखेंगे जीन ब्रुन्स। जीन ब्रुन्स ने संभववाद के समर्थन में कहा कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, कि मनुष्य जो पर्यावरण के प्रभाव है, ठीक है, या वातावरण का प्रभाव है, उसको चुपचाप सहन नहीं करता है, वरन उसमें परिवर्तन करने में अपितु उसमें परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है।
इसमें प्रकृति के जो वातावरण है उसमें परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है। क्यों? प्रकृति के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता क्या? वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता है, बल्कि उसमें परिवर्तन करने में लगातार क्रियाशील रहता है। ठीक है, और इस परिवर्तन से मनुष्य प्रकृति के वातावरण को अपने अनुकूल योग्य बनाता है, और इस परिवर्तन से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने अनुकूल बनाता है। ठीक है, तो ये कहा था जीन ब्रोन्स ने कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, अपितु उसमें परिवर्तन करने में क्रियाशील रहता है, और जो ये परिवर्तन होगा उससे इन प्राकृतिक जो तत्व हैं उनको अपने अनुकूल बनाएगा, जिससे कि वो प्राकृतिक पर्यावरण में रह सके, अपने अनुकूल योग्य बनाता है, यानी अपने अनुकूल बनाता है। अगला है ईसा बोमे। ईसा बोमे ने भी आपके मानव के प्रभाव को प्रकृति के ऊपर स्वीकार किया था कि प्रकृति नहीं, मनुष्य भी अपने क्रियाकलापों के द्वारा वातावरण पर प्रभाव डालता है। तो इन्होंने बताया कि मानव का विकास है वो भौतिक वातावरण के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, केवल प्रभावित होता है। मानव का विकास भौतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित नहीं होता, बल्कि प्रभावित होता है, कि जो मानव का विकास है वो भौतिक वातावरण से प्रभावित होगा, न कि नियंत्रित होता है। प्रकृति केवल मानव के समक्ष क्या प्रस्तुत करती है? परिस्थितियां प्रस्तुत करती है। प्रकृति केवल मानव के समक्ष परिस्थितियां प्रस्तुत करती हैं। प्रकृति केवल मानव के समक्ष परिस्थितियां प्रस्तुत करती है जिनका प्रयोग करके वो अपना विकास करता है, जिनका प्रयोग करके अपना विकास करता है।
ईसा बोमेन ने तो मानव के क्रियाकलापों को इतना शक्तिशाली बताया था, ठीक है, कि उन्होंने मानवीय क्षमताओं को स्पष्ट करते हुए ईसा बोमेन ने लिखा, क्या लिखा, कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर मानव के निवास के योग्य अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, फिर भी अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, तो मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर एक प्रकाशमान नगर की स्थापना है वो कर सकता है, ठीक है, वहाँ पर शिक्षा, रंगमंच और खेलकूद आदि की व्यवस्था भी कर सकता है। पनामा जैसी नहर है वो बना सकता है, उन्होंने खुद ने बनाई अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, ठीक है। सहारा जैसे मरुस्थल में कृत्रिम पर्वत का निर्माण करके वर्षा की जो परिस्थिति है वो निर्मित कर सकता है। तो यानी कि मानव है वो सब कुछ कर सकता है। आगे इन्होंने लिखा है, देखिए ईसा बोमेन ने मानवीय क्षमता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका, मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर सुविधाजनक एवं प्रकाशमय नगर की स्थापना कर सकता है। वह अपने लिए खेलकूद, रंगमंच व शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। पनामा जैसी नहर बना सकता है तथा सहारा के मरुस्थल में कृत्रिम पर्वत बनाकर वर्षानुकूल परिस्थितियां बना सकता है। तो इसने देखो मानव को सर्वशक्तिमान के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानव सब कुछ कर सकता है, ठीक है, कि वो दक्षिण ध्रुव पर सुविधाजनक नगर बना सकता है, अपने लिए खेलकूद की व्यवस्था कर सकता है, पनामा जैसी नहर का निर्माण कर सकता है, सहारा के मरुस्थल में कृत्रिम पर्वत बनाकर वर्षा के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो ये किसके आधार पर किया? उसने अपने तकनीकी ज्ञान पर। तो ये हो गया कि मानव है वो सर्वशक्तिमान। हालांकि संभववादी जो विचारक हैं उन्होंने प्रकृति पे विजय की बात नहीं की, लेकिन इतना बताया कि मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर
हर संभव प्रयास है वो भौगोलिक वातावरण को परिवर्तित करने में कर सकता है। आगे हम कोटेशन देखेंगे डिमांजिया की। डिमांजिया ने संभववाद के पक्ष में क्या विचार अपने दिए हैं। डिमांजिया डिमांजिया ने मानव शक्ति को सर्वोपरि माना था। ठीक है, मानव शक्ति सर्वोपरि, और मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए कहा, क्या कहा, देखिए मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए इन्होंने कहा था कि मानव ने संचार के साधनों के द्वारा, पाताल तोड़ कुओं के द्वारा, ठीक है, नदियों के नियंत्रण द्वारा मानवीय भोजन के लिए नए पौधों का विकास किया और वातावरण में परिवर्तन किया। तो ये किसके द्वारा हुआ? मानव के तकनीकी ज्ञान के आधार पर। ठीक है, कि मानव ने संचार के साधनों के द्वारा, मानव ने संचार के साधनों के द्वारा पाताल तोड़ कुओं के द्वारा पाताल तोड़ कुओं के द्वारा, नदियों के नियंत्रण द्वारा, नदियों के नियंत्रण द्वारा मानवीय, नदियों के नियंत्रण द्वारा मानवीय भोजन के लिए, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों का, नए पौधों का विकास कर, नए पौधों का विकास कर वातावरण में परिवर्तन किया है। वातावरण में परिवर्तन किया है। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या, मानव शक्ति को सर्वोपरि माना कि मानव ने संचार के साधनों का विकास किया, पाताल तोड़ को, नदियों पर नियंत्रण। इससे क्या हुआ? मानव के भोजन के नए नए पौधों का विकास किया और वातावरण में परिवर्तन किया। जो पहले का वातावरण था उसको परिवर्तित कर लिया है। तो मानवीय शक्ति को इसने महत्व दिया था डिमांजिया ने। तो इस प्रकार कहने का मतलब जो निश्चयवाद कहता है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, मानव प्रकृति के अनुसार ढलता है, अपने क्रियाकलाप करता है, वहीं संभववाद कहता है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। वातावरण कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है और मानव उन संभावनाओं के स्वामी के रूप में अपने ज्ञान के आधार पर उनका उपयोग करता है। ठीक है, इसके बाद इसकी आलोचनाएं, आपकी संभववादी विचारधारा की आलोचनाओं के रूप में कि किस प्रकार की आलोचनाएं की गई, किन किन के द्वारा। पहले हम देखें तो फेब्रे महोदय ने इसकी आलोचना की कि मानव अपने भौगोलिक वातावरण के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। कितना भी तकनीकी ज्ञान का मानव विकास कर ले, तकनीकी विकसित कर ले, लेकिन वो भौगोलिक वातावरण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। तो पहली आलोचना ला फेब्रे की कि मनुष्य अपने
भौगोलिक वातावरण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसके ऊपर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव तो दिखाई देगा, चाहे कितना भी तकनीकी विकास कर ले। कुमारी सैमपुल ने भी संभववाद की आलोचना की है, जो कि निश्चयवाद की प्रबल समर्थक थी, और इन्होंने कहा कि मानव अपने विषय का कोलाहल करता है कि मैंने ये किया, मैंने नदियों पे बांध बनाए, मैंने पर्वतों पे ये किया, खानों का निर्माण किया, मरुस्थलों में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके वहां पर रहना संभव किया। तो मानव अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना काम है वो शांत रहकर चुपचाप करती रहती है। ठीक है, तो सैमपुल ने अपनी इस प्रकार की विचारधारा दी कि मानव अपने विषय का कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है। प्रकृति अपना कार्य मौन रहकर करती है, चुपचाप करती रहती है, जबकि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है। तो संभववादियों ने भी पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार कर लिया था कि पर्यावरण का प्रभाव ऐसा नहीं कि मनुष्य पर न पड़े। ठीक है, मनुष्य के क्रियाकलापों पर पर्यावरण का प्रभाव दिखाई देता है। तो मानव भूगोल का जो नारा आया, मानव भूगोल का जो नारा है वो ये है कि न तो प्रकृति की विजय है और न ही उसकी अधीनता है, वरन उसके साथ सहयोग है वो होना चाहिए। मानव भूगोल का नारा और वो क्या बना? न तो प्रकृति की विजय और न तो प्रकृति पर विजय, प्रकृति की विजय, और न ही उसकी अधीनता, और न ही उसकी अधीनता। प्रकृति पर विजय हुई संभववाद के अनुसार कि न तो प्रकृति पर विजय और न ही उसकी अधीनता, यानी निश्चयवाद कि न ही प्रकृति की अधीनता, बल्कि उसके साथ सहयोग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निश्चयवाद तो कहता है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान, और संभववाद कहता है कि नहीं, प्रकृति सर्वशक्तिमान नहीं है, मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। हालांकि संभववादी किसी विचारक ने ऐसा मत नहीं दिया कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता है वो मानव रखता है। तो इस प्रकार से न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है और न ही उसकी अधीनता स्वीकार की जा सकती है, उसके साथ केवल सहयोग है वो होना चाहिए। तो ये थी आपकी संभववादी विचारधारा,
जिसका जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। प्रमुख जन्मदाता विडाल डे लाप्लास थे। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग लाफेब्रे ने किया था। ठीक है, यह विचारधारा निश्चयवाद के विरोध में विकसित होने वाली विचारधारा थी, जिसमें मानव के प्रभाव को, यानी प्रकृति के ऊपर मानव का प्रभाव है, उसको स्पष्ट किया था। और इसके अंतर्गत मानव के क्रियाकलाप हैं उसको प्राथमिकता दी गई थी। इस विचारधारा का जो उद्देश्य था कि प्रकृति के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपने छांट के द्वारा उनका उपयोग करता है। फिर विभिन्न विद्वानों ने जो इसके समर्थक के अपने विचार दिए और ये उसकी आलोचना है। इसके बाद यह हमारा टॉपिक खत्म हो गया संभववाद। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद। धन्यवाद।